हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। और हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से जो है रेशोस। हम एक इजी एग्जांपल लेके समझेंगे रेशोस क्या होते हैं। तो यहाँ क्या गिवन है एग्जांपल में, दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। आप पहले ही पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं इन लॉ एंड अकाउंट्स, तो आपको पता होगा क्या होती है पार्टनरशिप फॉर्म। अनुज का प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म में है 50,000 का और अमन दूसरा पार्टनर है जिसका प्रॉफिट है 70,000 का। तो इन्होंने बोला कि प्रॉफिट रेशो ऑफ अनुज इज टू अमन, ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है रेशो को। इसको कहते हैं इज टू। अनुज इज टू अमन का रेशो होगा 50,000 इज टू 70,000। पर यहां दैट इज करके ऐसा क्यों लिखा है कि 5 इज टू 7? क्योंकि रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो 50,000 इज टू 70,000 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे वो वैल्यू आ जाएगी 5 इज टू 7। बट अगर मैं पूछूं कि मुझे रेशो चाहिए किसका, अमन इज टू अनुज का, यहां तो अनुज इज टू अमन है, तो क्या वो वैल्यू भी सेम आएगी 5 इज टू 7? नहीं, क्योंकि रेशो में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। अमन इज टू अनुज का अलग होगा, अनुज इज टू अमन का अलग होगा। अब इस केस में क्या होगा, अमन की कितनी है 70,000 और अनुज का प्रॉफिट है 50,000 का, तो यहां पे रेशो हो जाएगा 7:5। अब हम समझेंगे रेशो की डेफिनेशन। तो रेशो क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसका, दो या उससे ज्यादा क्वांटिटीज का जो होनी चाहिए सेम काइंड की। सेम काइंड मतलब यूनिट शुड बी सेम। अगर एक चीज रुपीज में गिवन है तो दूसरी क्वांटिटी पैसे में नहीं होनी चाहिए। उसे अगर दूसरी क्वांटिटी पैसे में गिवन है तो उसे कन्वर्ट करो रुपीज में, या रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो, जो भी आप प्रेफर करते हो, उसके बाद ही आप रेशो ले सकते हो। सिमिलरली अगर एक चीज केजी में है और एक चीज ग्राम में है, तो या तो ग्राम को केजी में करो या केजी को ग्राम में करो, दोनों सेम यूनिट के होने चाहिए। उसके बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट रेशोस। ए और बी अगर दो क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट सेम है ऑब्वियसली, तो फ्रैक्शन ए बाय बी को बोलेंगे रेशो ऑफ ए टू बी, जिसे लिखते कैसे हैं, ए इज टू बी। अब जो क्वांटिटी ए और बी हैं उन्हें क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ रेशो। जहां पे ए, जो ए इज टू बी में ए आ रहा है ना, उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। और बी को कहेंगे सेकेंड टर्म, ये वाली टर्म को, जिसे कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेशो दो क्वांटिटीज का 4:7 है। अगर कॉन्सिक्वेंट दे रखा है 28 तो एंटीसीडेंट बता दो। अब अगर स्टूडेंट को क्लियर ही नहीं है कि कॉन्सिक्वेंट होता क्या है, एंटीसीडेंट होता क्या है, तो वो कैसे करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व। यहां तो -0.25 हो जाएंगे उसके। सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, रेशो क्या है 4/7 और हमें पता है कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू, ये x हो गया एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट हो गया 28। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 इंटू 4/7, 7 इंटू 1 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई फाइनली 16। तो एंटीसीडेंट हो गया 16। इस वे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ टर्म्स एक रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ए इज टू बी और बी इज टू ए सेम चीज नहीं होती है। देखो ये लिखा। अब रेशियो हमने पढ़ा कि एग्जिस्ट करता है जब क्वांटिटी सेम यूनिट की होंगी। जैसे क्या रेशियो एग्जिस्ट करेगा वेट ऑफ अ चाइल्ड और हाइट ऑफ अ चाइल्ड में, क्योंकि हाइट की यूनिट क्या होती है, या तो इंचेस में होगी या फीट में होगी या सेंटीमीटर में होगी, बट वेट तो केजी या ग्राम में होगा ना, तो कोई कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इनके बीच में कोई रेशियो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल देखो, 100 ग्राम और 2 केजी का रेशियो निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 100/2 और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं कि ये हो गया 50:1। बट ये तो गलत है, क्योंकि एक चीज ग्राम में है एक केजी में है, तो मुझे 2 केजी को
पहले लिखना पड़ेगा 2000 ग्राम्स, उसके बाद रेशो निकलेगा 100/2000, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू देगा 1:20 की। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:4। मतलब बॉयज टू गर्ल्स एक क्लास में कितने रेशियो में? 5:4 के, और टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने बता रखे हैं कि 45 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? पहले मान लो नंबर ऑफ बॉयज जो क्लास में है वो है 5x और गर्ल्स कितनी है? 4x इन टोटल। अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू टोटल स्टूडेंट्स के बराबर होगी? ऑब्वियसली 5x + 4x हो गया 45। इसे जब सॉल्व करेंगे, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो 9x = 45, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 5। हमें x पता चल गया, हमें पता है बॉयज कितने हैं? 5x, तो x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया 5 × 5, तो टोटल बॉयज आ गए क्लास में 25। हमसे पूछा था नंबर ऑफ बॉयज बता दो, कितने हैं? 25 हैं। अब ये क्वेश्चन आया था सीए फाउंडेशन के 2025 जनवरी अटेम्प्ट में। रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 सिस्टर्स, 2 बहनें हैं, उनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:7। मतलब एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है, और एक और उन्हें हिंट दे रखी है कि बड़ी बहन जो है एल्डर है टू द अदर बाय 8 ईयर्स, 8 साल का गैप है उनके बीच में। तो हमें बताना क्या है? रेशो उनकी एज का 4 साल बाद, प्रेजेंट ईयर, ये प्रेजेंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, आज से 4 साल बाद उनकी एज का रेशो, और उन्हें ऑर्डर भी दे रखा है, ओल्डर टू यंगर बताना है। मतलब एंटीसीडेंट वाली वैल्यू किसकी होगी? ओल्डर की, और कॉन्सिक्वेंट वाली वैल्यू होगी यंगर की। तो सबसे पहले जो छोटी वैल्यू है यहां पे 5:7 में, वो ऑब्वियसली यंगर सिस्टर होगी, तो यंगर सिस्टर की एज मान लेते हैं। फाइव एक्स मान लेते हैं यंगर सिस्टर की एज, और ओल्डर सिस्टर की हो जाएगी 7x। अब हमें पता है कि ओल्डर सिस्टर छोटी वाली बहन से कितने साल से बड़ी है? 8 साल से। तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x + 8। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आएगा 2x की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू हो गई 4। उससे हमें पता चल गया कि इनकी एज कितनी है? करंटली यंगर सिस्टर है 20 ईयर्स की, और ओल्डर सिस्टर है 28 ईयर्स की। तो 4 साल बाद ओल्डर वाली हो जाएगी 32 ईयर्स की, यंगर वाली हो जाएगी 24 ईयर्स की। हमें निकालना क्या है? 32/24। आपको समझ आया 32/24 कैसा है? 28 उसकी करेंट एज है। हमसे पूछा है 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो बताना है। ओल्डर सिस्टर के लिए 28 + 4 करा तो 32 आ गया, और यंगर के लिए करा 20 + 4 तो वैल्यू आ गई 24। और 32 ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि पूछा गया है ओल्डर एंड यंगर, उन्होंने ऑर्डर बता रखा है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी 4 से 8 टाइम्स, और ये होगी 6। फिर ये वैल्यू 2 से कैंसिल और हो रही है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो रेशो क्या आ रहा है? 4:3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो इतनी सिंपली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब रेशो की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इनवर्स रेशो क्या होता है? अगर एक रेशो इनवर्स है किसी और रेशो का, तो उनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। मतलब अगर A:B एक रेशो है तो उसका इनवर्स रेशो क्या होगा? B:A। ठीक है, रेशो A:B को कहेंगे ग्रेटर इनइक्वालिटी अगर A की वैल्यू B से बड़ी है। जैसे यहां पे 4:3 आया तो ये ग्रेटर इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि 4 की वैल्यू 3 से बड़ी है। और 5:7, देखो 5 वहां पे छोटा है पहले, तो उसे क्या कहेंगे? लेसर इनइक्वालिटी, क्योंकि A की वैल्यू छोटी थी वहां पे। अब बात करेंगे कंपाउंड रेशो की।
तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशोज ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, उसे क्या लिखा जाता है? ए इंटू सी इज टू बी इंटू डी। एक एग्जाम्पल है, अगर एक रेशो है 2:7 और एक रेशो गिवन है 4:11, तो इनका कंपाउंडेड रेशो क्या होगा? तो कंपाउंडेड रेशो हो जाएगा 2 इंटू 4/7/11, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 8/77। तो कंपाउंडेड रेशो क्या आ गया? 8:77। देखो ये गिवन है 8:77। उसके बाद बात आती है डुप्लीकेट रेशो की। तो डुप्लीकेट रेशो होता है और एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो मतलब आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे कि ए इज टू बी एक रेशो है, इसका डुप्लीकेट रेशो बता दो। तो डुप्लीकेट रेशो की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। जैसे यहां एग्जांपल गिवन है 3:4 है, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर, मतलब 9:16। सिमिलरली होता है एक ट्रिप्लीकेट रेशो। अगर मैं ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना चाहूं फॉर 3:4, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। डुप्लीकेट रेशो नाम से समझ आ रहा है डबल वाली चीज हो रही है, ट्रिप्लीकेट में क्या हो रहा है? ट्रिपल। तो देखो वहां हो रहा था स्क्वायर, यहां हो जाएगा क्यूब, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब इज टू 4 का क्यूब, मतलब 27:64। ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशो है। सब डुप्लीकेट रेशो देखो, डुप्लीकेट में क्या हो रहा था? स्क्वायर, तो सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट लेंगे। अगर a इज टू बी एक रेशो गिवन है तो उसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी। एग्जाम्पल 3:4 से ही चलते हैं। अगर मुझे इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो वो आ जाएगा √3:4। और सेम चीज जैसे ट्रिप्लीकेट रेशो होता है तो एक सब ट्रिप्लीकेट रेशो भी होता है। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होता है? क्यूब लेते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्यूब रूट लेंगे। तो 3:4 है, अगर उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो वो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 इज टू क्यूब रूट ऑफ 4। अब ये सब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट वहां क्वेश्चन कैसा आएगा? वो एक कंपाउंडेड रेशो बोलेंगे। किसका निकालने का? 3:4 के ट्रिप्लीकेट का, 4:16 के 4:17 के सब डुप्लीकेट का। ये बात कट कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी चल रहा है कि एक एक प्रॉपर्टी बहुत इजी समझ आ रही है, बट वहां पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो बोलेंगे एक कंपाउंडेड रेशो दो अलग अलग चीजों का। एक रेशो दे देंगे 4:7, उसके डुप्लीकेट निकालो, और उसके साथ कंपाउंड करने को बोलेंगे एक ट्रिप्लीकेट रेशो, उसके साथ एक सब डुप्लीकेट रेशो और उसके साथ एक सब ट्रिप्लीकेट रेशो। इन सबको कंपाउंड करने में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो इसलिए आपको ये सब फंडेस क्लियर होने चाहिए। अब कंटिन्यूड रेशो क्या होता है? कंटिन्यूड रेशो बेसिकली एक कंपैरिजन है किसके बीच में? मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब जैसे A इज टू बी है एंड B इज टू C है, तो इसका कंटिन्यूड रेशो क्या बनेगा? A इज टू B इज टू C। सिमिलरली A इज टू B गिवन है, B इज टू C गिवन है, C इज टू D गिवन है, तो उनका कंबाइंड हो जाएगा A इज टू B इज टू C इज टू D। तो इसे कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। और एक और प्रॉपर्टी है, अगर रेशो दो क्वांटिटीज का एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में तो उसे कहा जाता है कमेंसरेबल रेशो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसे बोला जाएगा इनकमेंसरेबल रेशो। जैसे √3:2, ये क्या है? इसे एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता, कैसे? इंटीजर्स के फॉर्म में। तो √3:2 क्या हो गया? इनकमेंसरेबल। इस वे में हमने रेशोज की सारी प्रॉपर्टीज और बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। अभी तक हमने पढ़ा रेशोज के बारे में।
अब प्रपोर्शन क्या होता है? तो एक इक्वालिटी दो रेशोज के बीच में, उसे कहते हैं प्रपोर्शन। मतलब जैसे चार क्वांटिटीज हैं ए बी सी एंड डी, और वो प्रपोर्शन में कब होंगी? अगर ए इज टू बी, मतलब ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। और यहां पर इक्वल्स टू लिखने की जगह हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन यूज करते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी प्रपोर्शन टू सी इज टू डी। तो ये होता है वे ऑफ राइटिंग इट। यहां पे ए और डी फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, इन्हें क्या कहते हैं? एक्सट्रीमर। और बी और सी जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म है, इन्हें कहा जाता है मीन्स या फिर मिडल टर्म बोल लो। ओके, उसके बाद एक क्रॉस प्रोडक्ट रूल होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए इंटू डी क्या होगा? किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बी इंटू सी के। देखो जैसे ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ए इंटू डी इक्वल्स टू सी इंटू बी आएगा। तो ये क्या है? एक्सट्रीमर्स। ये क्या है? मीन्स। ओके, अब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की बात करेंगे। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मतलब अगर यहां पे तो क्या हो रहा था? ए बी सी डी चार टर्म्स है। अगर क्वेश्चन में बोला है सिर्फ ए बी और सी है, और कहा है कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, मतलब a बाय बी बराबर b बाय सी होगा। तो a इज टू बी इक्वल्स टू b इज टू सी, दैट इज b स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा वहां से। एक एग्जांपल लेंगे। देखो ये इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है? फाइंड थर्ड प्रपोर्शन टू 2.4 kgs 9.6 kgs। देखो यहां भी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहां पे 9.6 ग्राम बोल देते तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, तो बेसिकली रेशो का यूज ना। तो देखो ये क्या है? बेसिकली a, ये है b। हमें थर्ड निकालने का बोल रहा हूं, यहां पे लिख दो क्वेश्चन मार्क करके, और ये क्या हो गया? c। मतलब a b c प्रपोर्शन में है, तो a इज टू b इक्वल्स टू b इज टू c। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का यूज करना है। तो a क्या है? 2.4 अपॉन 9.6 इक्वल्स टू 9.6 अपॉन c। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 9.6 का स्क्वायर, 9.6 इंटू 9.6 डिवाइड बाय 2.4, ये वैल्यू आएगी सी की 3.38.4। सो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया? सी की वैल्यू आ गई 38.4। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या है प्रोपोर्शन की? सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर a इज टू बी है बराबर किसके? c इज टू डी, मतलब a इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू डी। तो क्या मैं कह सकता हूं a इंटू डी बराबर b इंटू सी? तो ये हमने अभी करा था, a बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a d बराबर b c। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है इन्वर्टेंडो, मतलब उल्टा कर देना। a इज टू बी क्या है? बराबर c इज टू डी। तो क्या कह सकता हूं? b बाय a बराबर होगा d बाय c के। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 1/2 इक्वल्स टू 2/4 होता है, राइट? या फिर 4/8 ले लो। तो 2/1 इक्वल्स टू 8/4 भी तो होगा। इसे जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो गया? 2, ये हो गया 1। तो देखो प्रोपोर्शनल जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई इन्वर्टेंडो। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी होती है क्या? ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या कहता है? अगर a इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी है, तो a इज टू सी इक्वल्स टू बी इज टू डी भी होगा। कैसे होगा? देखो a बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी है। अब ये b को वहां ले जा रहा हूं और c को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ला रहे हैं, तो a बाय सी बराबर, इसे यहां ले आए और इसको यहां ले गए, b बाय डी। इस वे में ऑल्टरनेंडो भी पॉसिबल है। और अगर आप इनकी वैल्यूज लेके देखोगे
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 इक्वल्स टू 4/8, वही एग्जांपल है पहले वाला। अब ऑल्टरनेटो यूज करते हैं, तो 1/4, 4 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/8। क्या ये सही आ रहा है? इसे सिंप्लीफाई करो तो ये 1, ये 4, यहां भी 1/4 है, वहां भी 1/4 है, तो यस ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। अब बारी है कंपोनेंडो की। ये क्या कहता है, अगर a is to b is proportional to c is to d है, तो a प्लस b, ये और ये इनका सम कर दिया कहां पे, एंटीसीडेंट वाले पार्ट में, इज टू b, नीचे सेम ही है, इक्वल्स टू, यहां पे भी इनका सम कर रहे हैं एंटीसीडेंट में, प्रोपोर्शनल इज टू d। फिर से सेम एग्जांपल, 1/2 है, यहां कंपोनेंडो लगाएंगे, तो 1 + 2/2 इक्वल्स टू 4 + 8/8। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/2 इक्वल्स टू 4 + 8 12 होता है अपॉन 8। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो 4 2 और ये 4 3, ये वैल्यू भी 3/2 है, ये वैल्यू भी 3/2 है, तो कंपोनेंडो भी अप्लाई हो गया। कंपोनेंडो जैसी एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है डिविडेंडो। इफ a is to b is equal to c is to d, तो यहां पे क्या हो रहा था, प्लस, यहां पे होगा बस माइनस, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। a minus b is to b is equal to c minus d is to d। फिर से एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 2/5 इक्वल्स टू 10/25। यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, डिविडेंडो, तो 2 - 5/5 इक्वल्स टू 10 - 25/25। ये वैल्यू क्या हो गई, -3/5, और ये वैल्यू क्या हो गई, -15/5/25। ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, 3/5, और इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 5 × 3 होता है 15, और 5 × 5 होता है 25। तो यहां पे भी 3/5, यहां पे भी 3/5 आ रहा है, तो डिविडेंडो भी अप्लाई हो गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें क्या होगा, a is to b बराबर c is to d है, तो ऊपर एंटीसीडेंट वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, a प्लस b, कॉम्पोनेंडो वाली चीज अप्लाई हो गई, और डिविडेंडो वाली चीज क्या हो रही है, कॉन्सिक्वेंट में a माइनस b। सिमिलरली सामने दूसरे रेशो में क्या होगा, c प्लस d, इन दोनों को ऐड करा कहां पे, एंटीसीडेंट में, और कॉन्सिक्वेंट में क्या होगा, c माइनस d। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडेंडो। देखो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर a is to b बराबर है किसके, c is to d के, और वो बराबर है e is to f के, और एंड सो ऑन चलते जा रहा है, तो एडेंडो क्या बोलता है, जो भी एंटीसीडेंट्स हैं a, c, e और आगे जितने भी एंटीसीडेंट्स आ रहे हैं उन सबका सम, और जो डिनोमिनेटर में कॉन्सिक्वेंट्स हैं b, d, f एंड सो ऑन, इनका सम, इनका जो रेशो आ रहा है ऐड करने के बाद, वो क्या, हर एक इंडिविजुअल रेशो के बराबर होगा। ठीक है, ये एडेंडो, और इससे सिमिलर एक प्रॉपर्टी होती है सबट्राहेंडो। सबट्राहेंडो में कोई डिफरेंस नहीं है, एडेंडो से सिर्फ प्लस की जगह हर जगह माइनस आ जाएगा, तो जब माइनस करेंगे एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंस को, वो बराबर होंगे किसके, हर एक इंडिविजुअल रेशो के, जैसा एडेंडो में प्लस करके आता है। अब एक एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अगर a is to b इक्वल्स टू c is to d इक्वल्स टू 2.5 is to 1.5, तो ऐसे लिखते हैं a/b इक्वल्स टू c/d इक्वल्स टू 2.5/1.5। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये पॉइंट हटा, अब ये 5 × 5 होता है और ये 5 × 3 होता है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। तो वो पूछ रहे हैं वैल्यू बतानी है किसकी, AD is to BC। तो देखो AD is to BC के लिए तो इसकी भी नीड नहीं थी, A/B इक्वल्स टू C/D है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, A × D इक्वल्स टू B × C। अब यहां पे B × C के साथ क्या है, 1, तो B × C को यहां पे नीचे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a × d अपॉन b × c इक्वल्स टू 1, अपॉन में भी 1 ही रहेगा, तो ये क्या आ गया,
1:1 इसका आंसर। और अगर आप पूछें a प्लस सी इज टू बी प्लस डी बताओ, मतलब हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एड एंड नो, तो बाय एड एंड नो प्रॉपर्टी ये जो वैल्यू है, अगर हम a प्लस सी कर रहे हैं, जो भी एंटीसीडेंट्स हैं उन्हें ऐड कर रहे हैं, a प्लस सी अपॉन में क्या होता है, जो भी कॉन्सिक्वेंस है उन्हें ऐड करेंगे b प्लस डी। तो ये वैल्यू क्या होती है, हर एक इंडिविजुअल रेशो के बराबर, और इनकी वैल्यू कितनी है 5/3। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/3। तो इस वे में प्रॉपर्टी अप्लाई करना आनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, उन्होंने दिया है a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 और बोल रहे हैं प्रूव करो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम एड एंड नो लगाएंगे, a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7, क्योंकि हमें क्या चाहिए a प्लस बी प्लस सी लाने की ट्राई करनी है, तो वो कैसे होगा एड एंड नो लगा के। तो एड एंड नो क्या कहेगा, ये प्लस ये, क्योंकि ये एंटीसीडेंट्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 प्लस 4 प्लस 7, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस है, तो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 4 14, ये सब बराबर है। अब हमें यहां पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए c, तो सिर्फ इस पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 14 इक्वल्स टू c/7 है, राइट। इस पार्ट को ही इक्वेट कर रहे हैं सिर्फ, तो इससे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c को नीचे ले आओ और 14 को वहां भेज दो, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहां पे, देखो ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, a इज टू b इक्वल्स टू c इज टू d है, तो मैं c को a के नीचे ले जा रहा हूं और b को d के ऊपर ले गया, तो c यहां आ जाएगा, 14 वहां चला जाएगा, तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू क्या 14/7, ये क्या हो जाएगा 2। और प्रूफ क्या करना था, यही वैल्यू। तो एग्जाम में आपको प्रूफ करने को नहीं आएगा, एग्जाम में बोल देंगे ये नहीं गिवन रहेगा और यहां पे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे और बोलेंगे वैल्यू बता दो इस चीज की, तो आंसर आएगा 2। थैंक यू एंड वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।